हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो है वो हमारा प्रिंट मेकिंग सीरीज का सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग प्रिंट मेकिंग टर्मिनोलॉजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंट मेकिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। प्रिंट मेकिंग टूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिंट मेकिंग के लिए। एंड इन टूल्स का हम किस तरह से कौन से प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ये बहुत हमको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो कई बार सिर्फ टूल्स का नाम देख के उसका जो है रोल पूछ लिया जाता है। जैसे कि ब्रेयर के बारे में पूछा गया था कि ब्रेयर क्या है, तो एक रबर रोलर को हम ब्रेयर भी बोलते हैं। तो ये कुछ जो टर्म्स हैं हमको पता होने चाहिए। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि आपके कुछ ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं प्रिंट मेकिंग के जिसको हमको नहीं पता है, और वो टर्म्स बहुत फेमस है और बहुत फेमस आर्टिस्ट ने वो टेक्निक यूज़ किए हैं और कुछ प्रिंट उन्होंने बनाए हैं। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, यानी मेरे प्रीवियस क्लास पे बेस्ड है। अगर आपने वो क्लास की होगी तो आराम से वो यूजीसी नेट में आए हुए वो 2 क्वेश्चन आप आंसर कर पाएँगे। बेसिकली आप ये क्लास में जो आपका बेसिक पॉइंट्स है उसको नोट कीजिए और साथ ही कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो देखें, क्योंकि उसी से आप पूरा क्लास समझ पाएँगे। और जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ वो जाके फर्स्ट देखिए, देन ये इस वीडियो पे आइए, तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और कमेंट स्पेशली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के किस तरह के डाउट्स हैं और किस तरह से मैं चीज़ों को और क्लैरिफाई आप लोगों के साथ कर सकती हूँ। तो थैंक यू। लेट्स मूव टू द क्लास। एंड डॉटेड प्रिंट एक टर्म है जो अक्सर हमारे प्रिंट मेकिंग में यूज़ किया जाता है, और अक्सर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप रिलीफ कहीं पढ़ रहे हों किसी बुक में, या रिलीफ को अच्छे से पढ़ रहे हो, रिलीफ प्रोसेस जानते हो, तो कई बार आपको क्रिबल या डॉटेड प्रिंट के बारे में पता चलता है। लेकिन हमको क्या होता है, हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते। तो पॉसिबली अगर कभी पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि डॉटेड प्रिंट क्या होता है। बेसिकली एक ट्रेडिशनल टेक्निक है ये प्रिंट मेकिंग का, यानी प्रिंट मेकिंग में पहले जो है अर्ली जो है इस तरह के प्रिंट्स बनाए जाते थे। और ये रेनेसा के टाइम का प्रिंट है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो एक क्रिबल जो हो ना, एक तरह का औजार होता है गोल्ड स्मिथ का, यानी सुनार बोल लीजिए। तो वो एक तरह का पंच पहनते हैं हाथ में। पंच बॉक्सिंग वाला पंच नहीं, एक अंगूठी टाइप की पंच होती है जो आपकी सारी उंगलियों में आ जाती है, तो और सब जॉइंट होता है, तो उस तरह का पंच पहनते हैं। और सारी जो है उसके उंगलियों के बीच में से कोना कोना सा निकला होता है, नुकीला सा। तो ये पंच को हम क्रिबल बोलते हैं और इस तरह की चीज़ों को हम क्रिबल बोलते हैं। तो इससे आर्टिस्ट क्या करते थे, इसका यूज़ करके प्लेट जिस पे प्रिंट बनाया जाता है उसको चोट करते थे। तो डॉट 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 करके पूरे आपके उसमें जो है प्लेट में टेक्सचर आ जाते थे। तो उसी डॉट की वजह से इसको हम डॉट प्रिंट बोलते हैं। और कई बार इसके अलावा गॉज का भी यूज़ किया जाता था, और उसके बाद फ्लैट हेड टूल्स का भी यूज़ किया जाता था। इस तरह के टूल्स का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है क्रिबल जो है प्लेट्स, वो रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस की तरफ की अंतर्गत आते हैं। तो जो रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस हमने पिछली बार पढ़ा था, यानी जब हमने वुड कट में देखा कि पहले ड्राइंग होती है, फिर कार्विंग होती है, फिर इंकिंग होती है, एंड फिर जो है प्रिंटिंग होता है, देन आपका फ्रेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फ्रेमिंग होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेम प्रोसेस ये होता है, लेकिन बस यहाँ पे कार्विंग की जगह क्या किया जाता है, चोट किया जाता है प्लेट पे क्रिबल से, जिससे कि डॉट डॉट तरह का टेक्सचर आ जाए। इसके अलावा जो क्रिबल का स्पेशल कैरेक्टर स्केच है, इस तरह के डॉटेड प्रिंट का जो स्पेशल कैरेक्टर स्केच है, वो है ब्लैक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको ब्लैक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा और लेस लाइक टेक्सचर। तो ये जो लेस लाइक टेक्सचर आप देख रहे हैं, ये डेवलप अगर कहीं होता है तो वो आपके डॉटेड प्रिंट में होता है। तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि जो लेस लाइक टेक्सचर है वो आपका कौन से प्रिंटिंग प्रोसेस में, ट्रेडिशनल प्रिंटिंग प्रोसेस में अपनाया जाता था, या उसका कैरेक्टर स्केच है। तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज करेगा।
उसके बाद एक प्रोसेस है बहुत ही फेमस जिसको हम एनेस्थेटिक जो है प्रोसेस बोलते हैं। ये भी एक प्रिंटिंग ट्रेडिशनल प्रिंटिंग प्रोसेस है। ये भी एक जो है रिलीफ एचिंग है। सो ये भी आपका रिलीफ प्रोसेस ही है, लेकिन ये रिलीफ एचिंग है, इसमें एच किया जाता है। और क्या होता है, द अपोजिट टू द नॉर्मल विच इज़ इंटैग्लो। द पिक्चर दैट इज टू बी प्रिंटेड इज पेंटेड और ड्रॉन विद अ पेन डायरेक्टली ऑन टू द प्लेट यूजिंग अ एस्फेल्टन वर्निश। तो इसमें क्या किया जाता है, एक प्लेट लेते हैं, मान लो एक आप इस तरह का स्क्वायर प्लेट है आपके पास, और उसमें आप क्या करोगे, ड्राइंग जो बनाओगे वो इंक से नहीं बनाओगे, एस्फल्टम यानी आप स्टॉप आउट वर्निश वर्निश बोल लीजिए, या एस्फल्टम जो अब वर्निश होता है जो एक तरह से एसिड जो है रेजिस्टेंट होता है, उससे आप क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पे आप एस्फल्टम जो एक मॉडरेंट होता है, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होते हैं ये मॉडरेंट्स और किस तरह इसका यूज़ होता है। तो उससे आप पूरा ड्राइंग करते हैं और वार्निश कर देते हैं पूरा जो है प्लेट, यानी जहाँ से आप जो भाग आपने ड्राइंग किया है उस पर असर नहीं होगा एसिड का, क्योंकि आपने वो एस्फल्टम से किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप उस प्लेट को एसिड में डाल देंगे। तो एसिड में जब वो डालेंगे आप, तो क्या होगा, जो आपका प्लेट है उसमें जहाँ पे एस्फल्टम नहीं लगा है वहाँ वहाँ एसिड रिएक्शन होगा, और बाकी जहाँ पे ड्राइंग किया गया है और वहाँ पे एस्फल्टम लगा है वहाँ पे एसिड रिएक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ड्राइंग को बचाया जाता है आपका एसिड बाइटिंग से, एसिड रिएक्शन से। सो इस तरह से आपका ये प्रोसेस होता है, इसलिए इसको एनेस्थेटिक बोलते हैं, जहाँ आपका एसिड का ड्राइंग पे असर नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारा विलियम ब्लेक है, जो आप बहुत फेमस आपके आर्टिस्ट हैं, वो ये मैनर बहुत ही यूज़ करते थे, और उनका जो टेक्स्ट है बेसिकली जो जॉब के लिए है टेक्स्ट, उनका मतलब कुछ जो पोएम्स लिखते थे वो, और जो बुक्स लिखते थे, तो उसका इलस्ट्रेशन जो इस तरह का कुछ होता था, तो ये इसी प्रोसेस से बनता था। तो ये विलियम ब्लेक के बुक का एक आपका इलस्ट्रेशन है जो उन्होंने इसी प्रोसेस के अंतर्गत बनाया है। उसके बाद हम आर्टिस्टिक प्रूफ की बात करते हैं। तो ये टर्म्स बहुत आते हैं, और आर्टिस्टिक प्रूफ क्या होता है, जब आप प्रिंट बना लेते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि जो आपने प्लेट बनाया है इसका पहला प्रिंट है या दूसरा प्रिंट है, यानी उस प्लेट से लिया गया पहला पेपर पे प्रिंट है ये, वो यहाँ पे आप आर्टिस्ट प्रूफ की तरफ लिखते हैं और अपना सिग्नेचर लिखते हैं। तो बेसिकली इसको हम आर्टिस्ट प्रूफ बोलते हैं। उसके बाद ब्लाइंड प्रिंटिंग की बात हम कर लें, तो ब्लाइंड प्रिंटिंग में क्या होता है, बेसिकली आप यहाँ पे इंक यूज़ नहीं करते हो। तो सबसे पहले मान लो आपने ये लिनोकट का बोर्ड लिया है, इस पर आपने ड्राइंग बनाया और उसके बाद आपने क्या किया, कार्विंग कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से कार्विंग कर दिया है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इस पर इंक नहीं लगाएंगे, इस पर क्या करेंगे, डायरेक्ट ये पेपर रखेंगे और प्रिंटिंग प्रेस में डालेंगे, प्रेशर बहुत यूज़ करेंगे जिससे कि इसका जो उभार सतह है वो आपके प्रिंटिंग प्रेस पे प्रिंटिंग पेपर पे छप जाए। तो इंक का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ क्या यूज़ है, कार्विंग किए हुए सतहों का जो प्रिंट है वो आ जाता है आपके पेपर पे। तो ये आपको ब्लाइंड प्रिंटिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप इंक यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आज हम कुछ टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रेयर, ब्रेयर जो है रोलर होता है, जो कि हम इंक को किसी भी ब्लॉक कार्ड ब्लॉक पर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो पिछले आपको क्लास में मैंने दिखाया था कि किस तरह से वुड ब्लॉक पे हम इंक लगाते हैं, बहुत ही समतल सतह पे बिल्कुल बराबर तरीके से इसकी मदद से हम इंक उस पर लगाते हैं। इसके अलावा जो विस्कोसिटी प्रिंटिंग होती है उसमें हम 3 टाइप्स के रोलर यूज़ करते हैं, जो अपने जो है ना वेट के में वेरी करते हैं, यानी तीनों का वेट अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम विस्कोसिटी में आपका जो है 3 टाइप्स के रोलर यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको हम डैबर बोलते हैं। तो डैबर कुछ इस तरह का दिखता है। तो डैबर जो है, जब आप इंक मान लो एचिंग कर रहे हो और उसमें आपने कार्विंग के बाद इंक लगा दिया, लेकिन फिर आपको क्या करना होता है, इंक को साफ़ कर देना होता है उस प्लेट से, सो दैट कि सिर्फ लाइंस पे जो है इंक रह जाए, बाकी जो है प्लेट से इंक हट जाए। तो वहाँ पे जब आप वाइपिंग करते हो, यानी पोंछते जब इंक को, वो इंक को सोक कराते हो लाइंस में, वहाँ पे ये डैबर का यूज़ होता है। तो एक तरह से वाइपर टाइप का ये
आपका डेवर होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं डस्ट बॉक्स। तो ये आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डस्ट बॉक्स आया है। तो डस्ट बॉक्स का यूज़ कहाँ होता है, एक्वाटेंट जो हमारा इंटेग्लियो प्रोसेस है उसमें यूज़ होता है। जब एक्वाटेंट में हम क्या करते हैं, प्लेट पे रोज़न जब हम डालते हैं, जो एक तरह का पाउडरी टेक्सचर का मटेरियल होता है, तो वो रोज़िन हम इस बॉक्स में रख के डालते हैं। क्यों डालते हैं, पहले हम हाथ से डालते थे, लेकिन कई बार क्या होता है प्लेट में कहीं कम कहीं ज़्यादा लग जाता है हाथ से डालने, इसलिए ये मशीन बनाई गई ताकि जो है बराबर रूप से पूरे प्लेट पे ये जो है आपका रोज़िन लग जाए। तो बेसिकली इस तरह का बॉक्स दिखता है, ये यहाँ से खुलता है, यहाँ पे आपको प्लेट डालना होता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह का बास्केट होता है जिसमें रोज़िन पाउडर रखा होता है, और यहाँ पे ऐसे स्पिन होता है। तो आप इसको हाथ से घुमाते हैं, इसको आप हाथ से घुमाते हैं और फिर क्या होता है, ये सारा आपका जो है धूल उड़ने लगता है और इस पे क्लाउड सा बन जाता है। तो आपने जब यहाँ पे प्लेट रखा तो वो धूल जो रोज़िन का है वो आराम से इसके ऊपर प्लेट के ऊपर बैठ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है आपका एक्वाटिंट में। उसके बाद जो है डच मॉडर्न क्या होता है। सो मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ मॉडर्न्स के बारे में उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एसिड एचिंग पढ़ेंगे तो एसिड रिएक्शंस के लिए बहुत सारे एसिड यूज होते हैं, और उसको एसिड रेजिस्टेंट, मतलब जैसे कि आप वाटर प्रूफ की बात करते हैं ना, वाटर प्रूफ कोई मटेरियल होता है, उसी तरह हम कई बार प्लेट को एसिड प्रूफ बनाते हैं, यानी प्लेट पे ऐसा कुछ लगा देते हैं जिससे कि उस पर एसिड का रिएक्शन नहीं होता है। तो उसको हम सॉफ्ट ग्राउंड और हार्ड ग्राउंड बोलते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सो डच मॉडरेंट कई बार आ जाता है कि डच मॉडरेंट क्या होता है। तो ये ऑल्टरनेटिव है निट्रिक एसिड का। जैसे कि आपको पता है कि एचिंग में निट्रिक एसिड यूज होता है, लेकिन कई बार जो है बहुत ज़्यादा बाइटिंग करानी होती है, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्शन कराना होता है, खास करके एक्वाटिंट में। तो वहाँ पे आप क्या एक्वाटिंट या एचिंग में वहाँ पे आप एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन मतलब एक मिक्सचर, एक घोल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटासियम क्लोरेट का होता है। तो ये एक तरह से ऑल्टरनेट है और इसको हम डच मॉडरेंट कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि डच मॉडरेंट किस चीज़ का होता है। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पोटासियम क्लोरेट। उसके बाद रॉकर की बात कर लेते हैं। रॉकर इस तरह का कुछ टूल होता है, और ये हम जो है मेसोटिंट में यूज़ करते हैं। मेसोटिंट एक प्रोसेस है इंटेग्लियो का, जिसमें हम रॉकर का यूज़ करते हैं। और रॉकर का यूज़ क्या करते हैं, ये रॉकर जो है आपका इसका जो ये एज आप देख रहे हैं ना, तो ये एज में इस तरह का घुमावदार जो है रेशा होता है, मतलब जो इसका एज होता है, यानी ये जो है ना इस तरह का घुमावदार होता है। बेसिकली मैं ड्राइंग नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, इस तरह का होता है और फाइनली होता है। तो जब ये पॉइंट इस प्लेट पे लगता है तो इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रॉकर आप पूरे एंगल से इस प्लेट पे आप चलाते हैं, जिससे एक तरह का टेक्सचर डेवलप होता है। तो यही टेक्सचर आपको बाद में एक अच्छा सा प्रिंट डेवलप करके देता है। तो रॉकर आप यूज़ करते हैं मेसोटिंट में, ठीक है। और उसके बाद वुड कटिंग नाइफ्स। तो कुछ इस तरह के, जब हम वुड कट करते हैं तो कुछ इस तरह के नाइफ्स यूज़ किया करते हैं हम वुड कट में, जो इस तरह के शेप के हो जाते हैं। तो इस तरह के एक सेट आता है जिसको हम वुड कट नाइफ्स बोलते हैं। जो वुड कटिंग में आप जब कार्व करते हैं तो डिफरेंट स्पेस के हिसाब से आप इस तरह का जो है नाइफ्स यूज़ करते हैं। उसके बाद बर्निशर हम बोलते हैं। तो बर्निशर आप एचिंग में यूज़ कर सकते हैं और मेसोटिंट में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्या बर्निशर का यूज़ करते हैं, मेसोटिंट में खासकर बर्निशर और स्कैपर, जो ये आप देख रहे हैं, इसको रेती बोलते हैं और इसको खुरचनी बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक। तो ये इसका यूज़ क्या होता है, जो आप ये टेक्सचर इसने मेसोटिंट में इससे बना लिया रॉकर से, तो क्या करते हैं ये जब ड्राइंग बना लेते हैं ना, तो इसका जो दरदरापन है उसको कई जगहों से साफ़ करते हैं, ठीक है, ताकि इंक वहाँ पे नहीं फंसे। तो उस साफ़ करने को, यानी वो जो दरदरापन को हटाने के लिए ये खुरचनी और ये बर्निशर या स्क्रैपर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका रोलिट आता है। रोलिट भी एक तरह का इक्विपमेंट होता है। यहाँ पे भी आपको इसी तरह का जो है ऊबड़ खाबड़ सा कुछ मिलता है, लेकिन ये काम वही करता है जो रॉकर करता है, टेक्सचर डेवलप करता है प्लेट पे। लेकिन यानी आप पे स्क्रैच, अगर आप इसको यहाँ पे चलाएंगे तो स्क्रैच जैसा होगा, लेकिन क्या होता है इसमें, ये छोटा है तो आप
छोटी छोटी जगह पर मान लो आर्टिस्ट को यहाँ पे टेक्सचर ज़्यादा चाहिए, प्रिंट है और यहाँ पे इसको टेक्सचर ज़्यादा चाहिए, तो ये पूरे में क्यों खुरचेगा, तो ये सिर्फ यही खुरचेगा, तो उसके लिए रोलेट यूज़ करते हैं। उसके बाद स्क्रैपर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद गॉज जो है एक तरह का रिलीफ प्रिंटिंग में ही अक्सर यूज़ किया जाता है गॉज को, और ये इनके निडल्स कई बार इसको यू शेप वी शेप टूल्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब जैसा यूज़ होता है उस टाइप का हम टूल्स यूज़ करते हैं, तो इसका शेप आपका वेरी होता चला जाता है, तो इस तरह की टूल्स को हम गॉज बोलते हैं। तो ये वुड कट में आपका यूज़ होता है, या कहीं भी कार्विंग आप प्रिंट मेकिंग में कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह का गॉज यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्क्वीज़ी जो है खास करके आपका जैसे आपका डैबर वाइप करने के लिए यूज़ होता है, उसी तरह स्क्यूज़ी का हम क्या यूज़ करते हैं, मान लो ये आपका प्लेट है, इस पर इवनली जो है इंक चारों तरफ से बराबर रूप से जो है फैल जाए, उसके लिए स्क्यूज़ी का यूज़ करते हैं। खास करके स्क्यूज़ी का यूज़ जो है ड्राई पॉइंट टेक्निक जो हमारा इंटेग्रियो का है उसमें यूज़ होता है, और सीधी स्क्रीन प्रिंटिंग जो है सरफेस जो टेक्निक का एक पार्ट है उसमें स्क्वीज़ी हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ तरह फॉर्म का यहाँ पे पार्ट होता है, बाकी लकड़ी का होता है। और ये आपका जो है क्या होता है, इंक होता है जो आपका पूरी तरह से इसको स्प्रेड करता है। उसके बाद ये डायमंड पॉइंट निडल है, एक निडल है जिसका पॉइंट जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये डायमंड का होता है। तो ये डायमंड पॉइंट निडल जो है ड्राई पॉइंट में हम यूज़ करते हैं स्क्रैचिंग करने के लिए। आप जो स्क्रैच करते हैं पूरा इमेज उसके लिए यूज़ करते हैं। और क्या होता है कई बार जो है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ के हम स्टील का यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसका ऑल्टरनेटिव आप स्टील जो है निडल यूज़ करते हैं ड्राई पॉइंट प्रोसेस में। उसके बाद बर एक टेक्निक है जो अक्सर जो है एचिंग में अचीव की जाती है, और सॉरी एक प्रोसेस के तहत बर आता है, और बर जो है अक्सर ड्राई पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बर क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये प्लेट है आप देख रहे हैं और यहाँ पे निडल से इसको स्क्रैच किया जा रहा है, ठीक है। स्क्रैच करने के बाद अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ खुरदरापन आपको मेटल से निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो खुरदरापन है इसको हम बर बोलते हैं, यानी मेटल का ही जो पार्ट खुरच के बाहर की ओर निकल जाता है, खुरदुरापन जो हाथ में चुभने लगता है उसको हम बर कहते हैं। तो ड्राई पॉइंट में क्या होता है जब इसमें इंक लगाते हैं इस बर पे, तो ये इंक इस बर पे फंस जाता है, और जब बर का हम प्रिंट लेते हैं यानी इस तरह के टेक्सचर का हम प्रिंट लेते हैं पेपर पे, तो क्या होता है जब इंक ऐसी जगहों पे फंसा है तो एक मोटी सी ब्लैक लाइन वेलवेटी लाइन आती है जिसमें जो आपकी ड्राई पॉइंट में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ब्यूरिन जो है इस तरह का ब्यूरिन होता है, ये भी आप वुड कट में, इंग्रेविंग में और जितने भी कार्विंग में है इस तरह में यूज़ करते हैं। इस तरह का गोल साइज़ का ऐसे जो है हैंडल होता है, और ये आपके निडल्स जो हैं चेंज होते जाते हैं। ये बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको डेप्थ में कटिंग करनी हो, यानी बहुत ही ज़्यादा नीचे आपको जो है ना कार्विंग करनी हो, यानी ऊपर ऊपर की सिर्फ लाइन नहीं चाहिए, अंदर तक घुसा के उसको आप जब कार्व करते हैं तो वहाँ पे ब्यूरिन का यूज़ होता है। उसके बाद आपका जो है हम क्योंकि अब नेक्स्ट हम क्लास में इंटेग्लियो पढ़ेंगे, तो इंटेग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस में इस तरह का कुछ जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस होता है। ये कुछ तरह ये 2 रोलर्स होते हैं यहाँ पे, और इसके बीच में एक ट्रे सा होता है जिसमें आप अपना प्रिंट रखते हैं, प्रिंट के ऊपर पेपर रखते हैं, एंड उसके बाद कुछ जो है आप माउंट बोर्ड रखते हैं ताकि प्रेशर जो है जो ऊपर से लग रहा है वो कागज़ को ज़्यादा महसूस ना हो, और उसके ऊपर आप जो है वुलन ब्लैंकेट रखते हैं और उसके बाद इसको अंदर लेके जाते हैं। तो ये प्रेशर जब तक पड़ता जाता है, ये प्रेशर से अंदर जाता जाता है, और ये प्रेशर पड़ता है यहाँ से घूम के, और ये उधर की तरफ जाएगा और प्रिंट आपका निकल जाएगा। तो कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल में मैंने इमेज डाल दी है। तो ये वो प्रिंटिंग प्रेस है, ये वो हम यहाँ पे जो है कुछ जो टेक्नीशियन है वो प्रिंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे नीचे आपका ब्लॉक होगा, उसके ऊपर पेपर रखा है जिस पे प्रिंट लेना है, उसके ऊपर एक माउंट बोर्ड रखा है, उसके ऊपर ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं वुलन ब्लैंकेट रखा है, और उसके ऊपर एक और माउंट बोर्ड रखा गया है ताकि इसका जो ये रोलर है, ये जो रोलर आप देख रहे हैं इसका जो है प्रेशर जो है इस पर उतना डायरेक्ट नहीं पड़े, ठीक है, और जितना चाहिए उतना ही पड़े और प्लेट को कोई नुकसान नहीं हो। तो इसलिए इस तरह का प्रोसेस किया जाता है।
उसके बाद हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। आज हम 2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन हैं आपको 2012 के पेपर में मिल जाएंगे। और ख़ास करके मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप नेट का पेपर क्लियर करना चाहते हैं और कम टाइम में भी क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लें और ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करें। और सॉल्व इन द सेंस सिर्फ ऑप्शंस नहीं पढ़ें, मतलब जो उनके ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश करें। लेकिन प्रिंट मेकिंग प्रोसेस में आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होगा, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो उतना उसके बारे में आप क्या ही पढ़िएगा। तो ये इसमें आप देखिए कि जो प्रिंट मेकिंग का पहला क्वेश्चन है ये 28 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रिंट मेकिंग शुड नॉट बी कंसिडर एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इन विजुअल आर्ट। तो इसमें ये कह रहा है, स्टेटमेंट ये है, जो प्रिंट मेकिंग आर्ट है उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए एक एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट के, यानी एक्सप्रेशन यानी भाव, दृश्य कला का भाव जो है वो नहीं समझना चाहिए। यानी कि इसको एक विजुअल आर्ट का एक एक्सप्रेशन दर्शाने वाला आर्ट नहीं समझना चाहिए। और इसके रीज़न दिया हुआ है कि प्रिंट मेकिंग इज़ नॉट डायरेक्ट एक्शन ऑन पेपर, इट ओनली प्रोड्यूसेस इम्प्रिंट्स ऑन पेपर फ्रॉम सम अदर सरफेस वर्क बाय आर्टिस्ट। तो ये बोल रहा है कि प्रिंट मेकिंग जो है डायरेक्ट पेपर पे नहीं किया जाता है, यानी कोई ऐसा पेंटिंग नहीं है कि कैनवस पे कर दिया, पेपर पे कर दिया। ये क्या किया जाता है, इम्प्रिंट्स होता है, जो क्या किया जाता है, किसी एक ब्लॉक से प्रिंट्स लिए जाते हैं, एक नहीं मल्टीपल लिए जाते हैं, और उसके बाद उसके सरफेस पे टेक्सचर कैसे इवॉल्व होगा वो आर्टिस्ट देखते हैं। तो इसमें से हमको ऑप्शन देखना है कि या तो ए सही है या बोथ सही है, दोनों सही हैं, या क्या कहते हैं, एक ए गलत है और आर करेक्ट है, या फिर दोनों नहीं करेक्ट हैं, या फिर ए इज़ करेक्ट और आर इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें आंसर होगा आपका बी। क्यों? क्योंकि आप क्यों नहीं प्रिंट, इसमें आप क्यों मना कर रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो कि प्रिंट मेकिंग को विजुअल आर्ट का जो है एक्सप्रेशन नहीं मानना चाहिए? क्यों नहीं मानना चाहिए भाई? बहुत अच्छा आर्टिस्ट डिफरेंट टेक्निक से आर्टिस्ट इनडायरेक्ट वे में इतना अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, इतने अच्छे फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, इतने अच्छे इमेज क्रिएट करते हैं, टोनल वेरिएशन लाते हैं, लाइंस में लाते हैं, डिटेलिंग टेक्सचर में लाते हैं। तो ये तो आर्ट का काम है, इसलिए कंसिडर करना चाहिए, एक्सप्रेशन तो दिखा रहा है। उसके अलावा दूसरा जो है वो बोलता है कि ये डायरेक्ट एक्शन नहीं है। ये बात सही है कि हाँ ये डायरेक्ट एक्शन नहीं है, और ये प्रोड्यूस इम्प्रिंट्स करता है, यानी जो है किसी चीज़ से प्रिंट लेता है पेपर पे, ये सही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नीशियन काम करता है, इसमें आर्टिस्ट काम करता है। तो आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ नॉट करेक्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन वुड कट प्रिंटिंग। तो इसमें आपको सीक्वेंस बनाना है कि वुड कट प्रिंटिंग में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। तो आप लोगों को मैंने वुड कट पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कराया है। आप लोगों में से जिन्होंने भी नहीं देखा है, डिटेल में जाके उसको देखिए, आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ऑप्शन में दिया हुआ है रबिंग विथ स्पून, यानी आपको रब करना है, रगड़ना है स्पून से, कार्विंग करना है, रोलिंग इन इंक ऑन ब्लॉक, इम्प्रेशन ऑन पेपर। तो पेपर पे प्रिंट लेना है, इंक रोलर से इंक लगाना है और कार्विंग करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए और चौथा भी ऑप्शन देख लीजिए। तो सही ऑप्शन जो है आपका बी है, क्योंकि सबसे पहले ड्राइंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम इसको नहीं इंप्रूव करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखें, ये तो प्रोसेस ही गलत हो गया। नहीं, जो दिया हुआ है उसी को क्रोनोलॉजी में करना है। तो सबसे पहले ड्राइंग हो गया, हमने मान लिया अच्छा ड्राइंग कर लिया हमने, फिर हम कार्विंग करेंगे, फिर उस पर इंक लगाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था कि रोलर से इंक लगाते हैं ब्लॉक पे। उसके बाद रबिंग विद स्पून। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बोला कि जब आप पेपर रखते हैं या तो आप हैंड से उसको रब करो, मतलब सहलाओ, रगड़ो, प्रेस करो, या फिर स्पून से, मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्ट चीज़ से उसको रगड़ने की बात हम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे स्पून है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्पून से भी रगड़ सकते हैं। इससे पहले तो कहीं भी रब नहीं आएगा ना, क्योंकि ड्राइंग के बाद तो डायरेक्ट कार्विंग होता है, तो थोड़ा सा कई बार कॉमन सेंस यूज़ पड़ता है। और उसके बाद फिर जो है जैसे ही हम स्पून को रगड़ते हैं पेपर और ब्लॉक पे, उसके बाद हमारा पेपर पे इम्प्रेशन आ जाता है। तो ये प्रोसेस है। आज का क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरग्लो प्रोसेस पढ़ेंगे और कुछ और टर्म्स जो मुझे मिलते जाएंगे, मैं आप लोगों को टर्मिनोलॉजी को कराती जाऊँगी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करना है। एंड कोशिश कीजिए कि क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि
अगर छूटेगा तो कन्फ्यूजन होगा। मैंने पिछली बार भी अपने क्लास में आपको बताया था कि प्रिंट मेकिंग एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, क्योंकि इससे एक हम विजुअल आर्ट का एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। और वही क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे आ गया। तो कई बार लाइंस भी, अगर मैं कोई इम्प्रेशन भी बता रही हूँ तो वो भी इम्पोर्टेंट है। एक हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रिंट मेकिंग की। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।